Hello. So for a circular motion, yeah, for angular displacement, it is not necessary that particle has to move in a circular path only. ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, that bus is traveling on a straight road, still some angle is formed. यहाँ पे जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, पहले वो बस को यहाँ पे देखता है. This is what the initial question. This is the final question. Suppose angle subtended at his eyes is what 30 degree. For this man, यहाँ पे दो अलग A, B and C, three different persons are there. तो first person के यहाँ पे जो angle form होगा, that is theta 1. Suppose 30 डिग्री मान लिया, मैं ऐसा रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं. सो हियर एंगल फॉर्म इज व्हाट 30 डिग्री. फॉर दिस मैन एंगल फॉर्म इज 20 डिग्री. फॉर दिस मैन एंगल फॉर्म इज व्हाट 15 डिग्री. सो इफ ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट डिफरेंट पॉइंट, सो डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्म. So for different positions of the observer, different angles are formed. So for angular displacement, it is not necessary that particle has to move in a circular path only. If it is moving in a circular path, it is okay. Suppose यहाँ पे कोई पार्टिकल इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो सम एंगल इज फॉर्म. इस बंदे के आंख पे एंगल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री. ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस पार्टिकल हैज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ओनली. ऐसा जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करे. इवन इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, देन आल्सो एंगल इज सबटेंडेड एट हिज आईज. अगर पार्टिकल यहां से आ जाता है, फिर भी एंगल फॉर्म करेगा. क्लियर? सो फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टिकल हैज टू मूव इन अ सर्कुलर वे या इन अ सर्कुलर पाथ. हमारा नॉर्मल एजम्पशन हम यही मान लेते हैं कि पार्टिकल हैज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आल्सो. इवन इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन आल्सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्म एट द सेंटर या एट द पोजीशन. एट एनी पोजीशन वी कैन मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट. हाँ, हाँ ट्राइंगल से सपोज अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, तो इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, तो एट डिफरेंट पॉइंट एंगल इज डिफरेंट. सपोज इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, एट डिफरेंट पॉइंट्स हियर एंगल इज डिफरेंट, हियर एंगल इज डिफरेंट एंड हियर एंगल इज डिफरेंट. सो एट डिफरेंट पोजीशंस, यहाँ पे सपोज अल्फा फॉर्म हुआ, यहाँ पे बीटा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे गामा, डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म. क्लियर? फॉर हाँ सपोज हाँ 180 नहीं फॉर्म हो रहा है, इट इज सम लेस देन 180. सपोज अगर ऐसा है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज इन दिस केस 180 डिग्री इज फॉर्म. क्लियर? लेकिन पार्टिकल अगर यहां से यहां तक मूव करता है, तो देन इट इज नॉट 180 डिग्री, देन इट इज लेस देन 180 डिग्री. सपोज इट इज 60 डिग्री इज फॉर्म या डिफरेंट एंगल इज फॉर्म. दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन. यहां पे कोई पार्टिकल जाएगा तो उसके लिए और कम एंगल फॉर्म होगा. क्लियर? यहां पे पार्टिकल जा रहा है तो एंगल डिक्रीज करता जाएगा. So it is not necessary that particle has to move in a straight line only, that particle has to move in a circular path only for angular displacement. It can travel in a straight line also. अगर straight line में जा रहा है तो भी हमारे यहाँ पे angle form करता है, तो that then also angular displacement is possible. So angular displacement is the total angle subtended at a point from where we are observing. जैसे हम यहाँ से observe करें, यहाँ से observe करें. So if you are observing it from the different point, different angles are formed. Here alpha angle is formed, मतलब different alpha, beta and gamma I have written. So at this point alpha angle is formed here, beta and here gamma. So same linear displacement के लिए अब यहाँ पे 180 नहीं हो रहा है, because अगर if it is moving in a circular path, then only 360 degree या 180 is possible. If a particle is moving in a straight line, तो वो 180 नहीं होगा फिर, because कुछ भी हो जाए linear displacement कितना भी हो, या तो फिर वो infinite चले जाए. If suppose particle displace हुआ infinite distance तक, if suppose someone is observing from here and the particle displaced from minus infinite to plus infinite, then 180 degree is formed, because infinite पे है तो उसको देखने के लिए ऐसा देखना पड़ेगा. जब वो positive infinite पे जाएगा, so he has to observe like this. So in that case, if a particle is displaced from minus infinite to plus infinite in a straight path, in that case 180 degree is formed. तब 180 फॉर्म होगा. तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम पार्टिकल को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, या कोई भी बॉडी है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अगर मूव करता है, देन ओनली 180 डिग्री इज फॉर्म. इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन तो इजीली 180 डिग्री इज फॉर्म. बट इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो फॉर 180 डिग्री इट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बिकॉज़ व्हेन दैट पार्टिकल इज एट माइनस इनफाइनाइट, सो दैट पर्सन हैज टू ऑब्जर्व लाइक दिस. वो उसको इधर फेस करके रखा होना होगा देखने के लिए. व्हेन इट रीचेस टू प्लस इनफाइनाइट, तो उसको फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से, तो इन दैट केस 180 डिग्री इज फॉर्म. अगर सपोज हाफ इनफाइनाइट है, इनिशियली दैट कार इज हियर, फिर वो प्लस इनफाइनाइट पे चले गया, तो एंगल कितना बनाएगा? व्हेन दैट कार इज हियर
that man is observing like this, and when that car reaches to plus infinite, then 90 degrees form, because when that plus infinite पे है तो उसको मिलाने के लिए we have to draw a parallel line, so that man has to observe like this in this direction when that car is at plus infinite, so in that case 90 degree. यहाँ से plus infinite पे गया तो 90, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे जाता है देन 180 डिग्रीज फॉर्म, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं, कोई भी पार्टिकल को हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऑब्जर्व नहीं करते. सो हम यहाँ पे पॉइंट किया था कि फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टिकल हैज टू मूव इन सर्कुलर पाथ ओनली, इट कैन मूव इन एनी पाथ either circular or in a straight path, both the cases angle is subtended. So angular displacement is what? Angle subtended at a point. Clear? अब सपोज अगर पार्टिकल ऐसे जाता है, दिस इज व्हाट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल सबटेंडेड एट दैट पॉइंट इज व्हाट डेल्टा थीटा एंड इट्स रेडियस इज व्हाट आर. सो दिस डेल्टा एस, मैं एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, अदरवाइज ये कर्व हो गया है ना, तो कर्व हो गया तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन दिस ए एंड बी. द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन ए एंड बी इज नॉट दिस डेल्टा एस, वो तो ऐसा जाएगा, बट आई हैव टेकन a small part, small displacement. So this is what the small displacement, and due to that small displacement angle subtended at our eye is what delta theta. एक छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, डायग्राम में मैंने इतना बड़ा सा दिखाया हुआ है, जिससे वो क्लियर हो, छोटा बनाऊंगा तो ठीक से दिखेगा नहीं. So this is what the delta s, that is the linear displacement of that particle, and angle subtended at our eye at the center is what delta theta. So the angular displacement what? Total angle टोटल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट. किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट पे कितना एंगल? टोटल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड वी कैन रिलेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर. अब यहाँ पे ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angle is equal to, we can relate angle and arc length. Angle is what? Arc upon radius. So what we can say, delta theta is equal to delta s upon r. The angular displacement is what? Delta s upon r. Delta s is what? The arc length divided by delta theta. So in this case, ये जो arc length है ना, because I have taken a small arc length, तो वो हमारा एक straight line के जैसा ही है. That's why I am considering it as a displacement. बिकॉज ये हमारा पूरा सर्कल है. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा दिस वे, स्मॉल सेगमेंट आई एम टेकिंग हियर, ठीक है. सो हियर एंगल सबटेंडेड व्हाट? d थीटा एंड दिस इज व्हाट? ds. सो आई कैन से ना दिस पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट इज व्हाट? अ स्ट्रेट पाथ, सो आई कैन कंसीडर इट एज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. बट सपोज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया 180 डिग्री, तो इन दैट केस ds, ये जो आर्क लेंथ होगा वो डेल्टा s नहीं होगा. फिर इन दैट केस यू हैव टू टेक द डायमीटर, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन दोस टू पॉइंट्स. बट इन दिस केस ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो स्मॉल सेगमेंट है उसके लिए आई कैन कंसीडर कि दिस इज अ स्ट्रेट पाथ. सो वी कैन रिलेट रेडियस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो आर्क लेंथ, सॉरी एंगल इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस. सो डेल्टा थीटा इज व्हाट? डेल्टा एस बाय आर. इफ इट इज नॉट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तब तो और आसान हो जाता है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट? सपोज इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, the displacement of that particle is what? Delta s, and angle subtended at his eye is what? Delta theta. Clear? If a particle is displaced from here to here, then also some angle is subtended at his eyes. तो इसके आंख पे फिर भी एंगल सबटेंड कर रहा है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल हैज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ओनली, इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट पाथ आल्सो. So delta theta is what? Delta s by r, the total angle subtended at a point from where we are observing. We can change the point. इस point में यहाँ पे change करूँगा तो delta theta बदल जाएगा. If I am observing from here, तो different angle is formed. If suppose someone is observing from here and someone is observing from here, इसके लिए angle different होगा. This is what? Delta या theta 1 you can say. Different angle. So observer to observer change होता जाएगा that angle. अब इसी angle को if you are observing from here, तो different angle is formed at this point. तो हमारा पोजीशन क्या है? फ्रॉम विच पोजीशन वी आर ऑब्जर्विंग दैट एंगल. क्लियर? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट. डेल्टा थीटा इज व्हाट? डेल्टा एस बाय आर, दैट इज द चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितना वो लीनियरली डिस्प्लेस हुआ डिवाइड बाय रेडियस इन दिस केस. अब
Next term is after angular displacement, like in linear motion, linear displacement, linear velocity, linear acceleration. So your first term is what? Angular displacement. Next, angular velocity. This is what the angular displacement. Next, angular velocity. तो यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी पार्टिकल कहीं से भी जाए, सपोज A to B गया, B to C and C to D, and someone is observing from here, someone is observing from here. So for different observer, different angles are formed. If a particle is displaced from A to D, the angle subtended at this person, इसकी आंख पे एंगल बन रहा है θ1 और इसकी आंख पे डिफरेंट एंगल फॉर्म होगा, दैट इज θ2. सो अगर उस बंदे का पोजीशन चेंज हो जाता है, the point from where you are observing that angle, yeah, you are observing that angular displacement, so it varies. For this person it is θ1, for this person it is θ2. So if you are observing from different point, different angular displacement is formed for the same linear displacement. यहाँ से यहाँ तक ही गया A to D, the car is displaced from A to D. इस बंदे के पर्सन पे आंख डिफरेंट एंगल डिफरेंट फॉर्म होगा, इस बंदे के आंख पे डिफरेंट एंगल फॉर्म होता है. जैसे हम रोड पे खड़े होते हैं, हमारे सामने से कोई कार जाती है, तो स्टार्टिंग में जब वो कार हमारे क्लोज में होती है तो हमको अपना सर बहुत ज्यादा टर्न करना पड़ता है, लेकिन जब वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाता है, देन इट्स जो हमारा एंगल होता है वो हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको एक ही पोजीशन से देख सकते हैं. स्टार्ट जब हमारे एकदम फ्रंट से क्रॉस करेगी तो हमको अपने सर को टर्न करना होगा. जब हमसे बहुत दूर हो जाती है ना, तो हम एक ही पोजीशन से उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो दैट एंगल डिक्रीजेस. जब वो बहुत दूर चला जाता है तो ज्यादा एंगल फॉर्म नहीं करता, जब हमारे पास से क्रॉस करता है तो एंगल ज्यादा फॉर्म करता है. इफ समवन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर तो उसके यहाँ पे ज्यादा एंगल बनेगा. इफ समवन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर तो एंगल डिक्रीज करता जाएगा. तो ऑब्जर्वर जितना दूर होगा दैट एंगल डिक्रीजेस. ऑब्जर्वर पास में है तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है. सो दिस इज व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द टोटल एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट. नेक्स्ट, angular velocity. After displacement, second term is angular velocity. Angular velocity, it is represented by omega. Linear velocity is represented by v. Angular velocity is what? Omega. So angular velocity is rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. So omega is equal to delta theta upon delta t. What angle is formed in what time? So omega is equal to delta theta upon delta t. Rate of change of angular displacement, yeah, we can say d theta by dt. Like linear velocity is what? Rate of change of linear displacement. Angular velocity is rate of change of angular displacement. So omega is what? D theta by dt or delta theta by dt. And it is measured in radian per second. That is the unit of angular velocity. Angle is measured in radian and that per unit time, so it is per second. So radian per second. Suppose if one round is completed, if a particle is performing a circular motion, when one complete cycle is formed, when complete round is completed, so the total angle subtended at his eye, यहाँ से particle start हुआ, and the total complete track is completed by this particle. So this is what the total angle subtended at his eye, and the time taken by that particle is t. To complete this circular track, the total time taken by that particle is t, and the total angle when one cycle is completed, when one complete loop is formed, a complete circle is completed. So total angle subtended at the center is what? 360 degree. There's omega angular velocity if you are finding. So angular velocity is what? Total angle covered, delta theta by total time taken. Delta theta, what angle is covered? That is 360 degree. Divide by the total time taken is t. So omega is equal to 2 pi by t. ये formula याद रखो, because in physics so many times we are going to use, in all the chapters we are going to use this expression in wave, in other chapters also. So omega is equal to what? In rotational motion, wave, yeah, AC current, AC current also we are going to use this. So omega is equal to 2 pi by t. Whenever a particle is rotating or performing circular motion, this formula is required. So omega, when one cycle is completed by this particle, so omega is what? Total angle covered divided by total time. Total angle covered is what? 2 pi, 360 degree divided by total time is t. In place of 1 upon t, because what? Frequency is what? Reciprocal of time period. Frequency f is equal to 1 upon t. So in place of 1 upon t you can write f. So omega is equal to what? You can say 2 pi f also. This is another expression. These two expressions you have to remember. Omega is
2 pi by t and or you can express it 2 pi f where f is the frequency, ये कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है या कितने मतलब इन 1 सेकंड हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड. तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो इन प्लेस ऑफ 1/t वी कैन पुट f frequency. So omega is 2 pi by t. When once the complete cycle is completed, so total angle subtended at the center is 360 degree and the time taken by this particle is t. So omega is what total angle subtended at the center divided by total time taken. So that is 2 pi by t. अब सपोज ऐसा जरूरी है कि ओमेगा के लिए इट हैज टू कंप्लीट द ट्रैक ओनली, पूरा ट्रैक कंप्लीट करे ऐसा जरूरी भी नहीं है. अगर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो ओमेगा के लिए जरूरी नहीं कि इट हैज टू कंप्लीट द टोटल ट्रैक. अगर हम एंगल डिक्रीज करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा. सपोज ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सपोज ओनली 90 डिग्रीज कवर, तो टाइम भी 1/4 आएगा. तो एंगल के लिए इन प्लेस ऑफ एंगल व्हाट यू हैव टू पुट, इफ ओनली 90 डिग्रीज कवर्ड पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू हियर, then also you can find omega. पार्टिकल थोड़ा भी डिस्प्लेस कर जाएगा you can find omega. एंगल डिक्रीज कर जाएगा तो टाइम भी तो कम डिक्रीज होगा. So when this angle decreases, time decreases. So it is not necessary कि for a complete cycle only you can calculate omega. अगर पूरा complete cycle नहीं है then also we can find omega. एक small displacement, small angular displacement के लिए भी हम omega निकाल सकते हैं. That's why this formula is there. Omega is what? 2 delta theta by delta t or d theta by dt. When this is the special case कि when complete cycle is completed, so angle is known, time is known. तो total angle covered is what 2 pi and time is what t. But ऐसा जरूरी नहीं कि it has to complete the track only. वो थोड़ा सा भी move करता है, you can calculate omega. Because small displacement लगेगा, small time लगेगा. So in that case, omega is what d theta by dt. The rate of change of angular displacement. And it is also a vector quantity because delta theta is a vector, time is a scalar. So omega is what delta theta by delta. This is the angular displacement which is a vector quantity divided by scalar. So we are getting a vector. So omega is also a vector quantity. Clear? So these are the two terms, angular displacement and angular velocity. Next, angular acceleration. जैसे हमारा linear terms होते हैं, linear displacement, velocity and acceleration. The similar way में angular displacement, angular velocity and next is angular acceleration. So when a particle is performing सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी वेरी कर रहा है देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट एंगुलर एक्सेलरेशन. हर एक सर्कुलर मोशन में वी विल नॉट बी गेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन. सपोज अगर वो यूनिफॉर्मली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस उसके पास ओमेगा होगा, थीटा होगा, बट एंगुलर एक्सेलरेशन नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा. तो अब अल्फा हर एक केस में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे अल्फा हो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा जरूरी नहीं. इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे घड़ी की जो सुई होती है, तो घड़ी की जो सुई होती है क्लॉक, वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. तो इन दैट केस एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. जो घड़ी की सुई होती है तीनों, सेकंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तीनों की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. क्लियर? इट इज गोइंग टू रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो उस घड़ी के केस में कोई अल्फा नहीं आता, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. उसका जो रोटेशनल स्पीड होता है वो इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. सो इन दैट केस अल्फा इज जीरो. जो घड़ी के केस में तीनों जो सुई होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड, उन सब का अल्फा जीरो रहता है बिकॉज इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज सर्कुलेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. फिर फैन है, फैन को जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन अ फैन इज स्टार्टेड, सो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्लो से फास्ट होता है, तो उस फैन का स्पीड बढ़ता है, उस फैन का एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली वो धीरे धीरे घूमेगा, बाद में फास्ट हो जाता है. सो एट द बिगिनिंग व्हेन दैट फैन इज स्विच्ड ऑन, एट दैट टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो घूमने का स्पीड होता है, इट इंक्रीजेस. इट मींस इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस. सो फैन के स्टार्टिंग में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, बट एक बार वो पूरे सैचुरेशन पे आ जाता है, अपने मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड पे आ जाता है, फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड पे घूमता रहता है. तो स्टार्टिंग में उसमें अल्फा होगा, पॉजिटिव अल्फा, व्हिच is going to increase its angular velocity. तो स्टार्टिंग में फैन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ विच उनके ब्लेड्स के एंगुलर वेलोसिटीज बढ़ती हैं, बट एक बार वो मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट करते रहता है तो उस टाइम पे अल्फा नहीं रहता फिर, बिकॉज उसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है. तो स्टार्टिंग में ओमेगा इंक्रीजेस,
सैचुरेशन में आने के बाद ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में उसमें एक अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, बट एक बार फैन अपने मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा है तो एट दैट टाइम अल्फा इज 0। जब हम स्विच ऑफ करेंगे फैन को, व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑफ, सो एट दैट इन दैट केस इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, उसका एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फैन को स्विच ऑन करेंगे, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, स्विच ऑफ करते हैं, उसका रोटेशन ओमेगा उसका डिक्रीज करता है, बिकॉज उसके फैंस के जो रोटेशनल स्पीड है वो स्लो हो जाती है उनकी ब्लेड्स की। तो इसका मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। तो व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन, अल्फा इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ व्हिच ओमेगा इंक्रीजेस। व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑफ, जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो उसका ओमेगा डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन जब व्हेन फैन इज रोटेटिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो एट दैट टाइम अल्फा इज 0। तो फैन के स्टार्टिंग में पॉजिटिव अल्फा होता है, सैचुरेशन में अल्फा नहीं होता, और जब हम बंद कर देते हैं फैन को तो उसका अल्फा नेगेटिव हो जाता है जब तक कि वो रुक नहीं जाता। सो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एंगुलर वेलोसिटी, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीजेज एंगुलर वेलोसिटी। और सैचुरेशन में अब सपोज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन, तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो सेम है, तो अर्थ का जो पूरा 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, बट तो अर्थ में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन राउंड again and again. Every year it is going to take that 365 days. So इसका टाइम पीरियड भी सेम है। एंगल, व्हाट एंगल इज सबटेंडेड व्हेन अर्थ इज कंप्लीटेड इट्स राउंड, दैट इज 365 डेज। तो उसका ओमेगा सेम होता है। अर्थ का जो स्पिनिंग है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट स्पिनिंग इज कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो अगेन एंड अगेन इट इज कंप्लीटेड इन 24 आवर। ऐसा नहीं कि अर्थ का स्पीड फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, अर्थ का भी जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट। तो अर्थ का रोटेशनल वेलोसिटी अराउंड सन भी कांस्टेंट है, और अपने एक्सिस पे जो स्पिनिंग है वो भी कांस्टेंट है। तो अर्थ का जो ओमेगा है वो वेरिएबल नहीं है। कोई घड़ी की सुई है उसका भी ओमेगा कांस्टेंट रहता है। फैन का ओमेगा वेरी करता है। स्टार्टिंग में ओमेगा इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो ओमेगा डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, और जब भी फैन एकदम अपने सैचुरेशन पे रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे उसका ओमेगा कांस्टेंट होता है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा हाँ, तो दैट टाइम अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन, देन यू विल गेट टू नो कि उसका जो लीनियर डायरेक्शन है वो चेंज होता है, एंगुलर नहीं चेंज होता। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बिकॉज डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता, एक्सेलरेशन आ जाता है, बट आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई अल्फा का डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग या हाउ एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन आर कांस्टेंट, ठीक। सो जब हम डायरेक्शन डिस्कस करेंगे वहां पे मैं बताता हूं। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity. So alpha, angular acceleration is what? Rate of change of angular velocity. So what we can write? Oh, alpha is equal to delta omega by delta t, or you can say d omega by dt. This is what? Angular accelerations, d omega by dt. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इन दैट केस अल्फा इज 0। अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे अल्फा 0 होता है। इफ ओमेगा इज वेरिएबल, नेक्स्ट केस, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा इज पॉजिटिव। जब हम फैन को ऑन करते हैं तो उस टाइम उसके ब्लेड्स का जो रोटेशनल स्पीड होता है इट इंक्रीजेस। तो when omega increases its alpha is positive, when omega decreases then its alpha is negative। तो जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं उसका ओमेगा इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। जब फैन को बंद कर देते हैं तो उसका जो रोटेशनल स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होता है, एट दैट टाइम अल्फा इज नेगेटिव। क्लियर? If you want you can take a screenshot of this, then I can rub it because while taking the picture वो कट करना पड़ता है मुझे, तो you can take a screenshot of this ना। हाँ, take that screenshot of this angular velocity also, then I am going to rub it।
Okay. Then here, so these are the three terms: angular displacement, velocity, and acceleration. Next, we are going to relate these three terms. Relation between linear terms and angular terms. Okay. Relation between linear and angular terms. Relation. हाँ. Okay. So which chapters are there? Whatever they will discuss, probably three chapters what we do now and Okay. So next is the relation between linear displacement and angular displacement. How we can relate? So we have an expression का relation. If this is what the linear displacement for a small linear displacement, this is what the angle subtended at the center and its radius is r. I'm taking it as smaller. So we can relate this angle and linear displacement. Angle is what? Angular displacement delta theta is angle is what? Arc upon radius delta s by r. तो यहाँ पे तो मैंने डिवीजन किया है, तो इफ टू वेक्टर्स आर डिवाइडेड हम उसको वेक्टर नहीं लेते बिकॉज वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली. तो यहाँ पे अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो व्हाट वी कैन राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर. दीस थ्री आर वेक्टर्स ओनली. radius vector, angular displacement and linear displacement. So when we are taking cross product of two vector, then only we are going to get a vector quantity because dot product का जो result होता है वो scalar हो जाता है. But result of cross product of two vector is a vector. So delta s is equal to what? Delta theta cross r. ये याद रखना, you have to take the cross product. So delta s is equal to delta theta cross r. Here in this equation, linear displacements are related. If you are dividing this equation by delta t, if equation 1 is divided by delta t, so what we can write? Delta s upon delta t is equal to delta theta by delta t cross r. Then we will get a relation between velocity. This delta s upon delta t is what? Linear velocity. Rate of change of linear displacement. Rate of change of angular displacement is what? Angular velocity cross r. So this is the relation between velocities, linear velocity and angular velocity. V is equal to omega cross r. So we can relate linear terms and angular terms. Linear displacement is equal to angular displacement into radius vector. Linear velocity is equal to angular velocity into radius vector. Cross product. If you are taking cross product, there are two ways, na? You can multiply two vectors either by dot product or by cross product. If you are taking cross product, you will get that resultant vector is also that resultant quantity is also a vector quantity. But if you are taking dot product, तो उसमें result scalar हो जाता है. So here you have to take cross because ये result जो है delta s that is also a vector. These three are vectors ना. So दो vectors multiply होके vector तभी देते हैं when you are taking cross product. तो delta theta ये याद रखना, यहाँ पे हम dot नहीं लेते, it is always cross. So delta theta cross r is equal to delta s. Here omega is the angular velocity which is a vector. Radius, this is the radius vector. So again if you are taking cross product of angular velocity and radius vector, you will get linear velocity. हाँ, अगर if you just have to find the magnitude, so then we can write r omega. If you are just taking the magnitude, then you can say v is equal to r omega. Just magnitude of the radius and omega. In this case, we are not considering its direction. हम इसका केवल magnitude निकाल रहे हैं. तो v is equal to r omega if you are using just magnitude. Magnitude. That's what with direction. In the similar way, again if you are dividing this equation 2, इसको note करो. इसका screenshot लो. If you are dividing it by time again, you will get a relation between acceleration. Is done? Now again I am going to divide the second equation by time. Relation between a and alpha. Relation between linear acceleration and angular acceleration. So again what we can do, we have relation between velocity and angular velocity. So that delta v is what? Delta omega cross r. There is a change because we are talking about the acceleration. So acceleration की possibility तभी होगी if there is a change in linear velocity and change in angular velocity. So delta v is equal to what? Delta omega cross r.
if this equation second is divided by time, if you are dividing this equation by time, so what we are going to get, delta V is equal to delta omega cross R divide by delta t, here also divide by delta t. So now this delta V by delta t, rate of change of linear velocity, and rate of change of linear velocity is linear acceleration. This delta omega by delta t, rate of change of angular velocity. So what we can say, A is equal to alpha cross R. So A is equal to, linear acceleration is equal to what? Angular acceleration into radius vector. So A is equal to alpha cross R. So we can relate linear quantities and angular quantity. Linear displacement is equal to angular displacement into radius vector. Linear velocity is equal to angular velocity into radius vector. Linear acceleration is equal to angular acceleration into radius vector. Linear quantity is equal to angular quantity into radius vector. So linear quantity is equal to angular quantity into radius vector. We can take any. Linear velocity is equal to angular velocity into radius. Linear displacement is equal to angular displacement into radius. Linear acceleration is equal to angular acceleration into radius vector. So this way we can relate, we can stabilize the relation between linear quantities and angular quantities. So both the terms are related. Linear terms are related with angular term. All the term. Displacement is linear displacement is related with linear angular displacement. Linear velocity is related with angular velocity, and linear acceleration is related with angular acceleration. So A is equal to alpha cross R. अगर linear acceleration है तो angular acceleration भी होगा. नोट करो इसको.